खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों के पेश नजर झारखंड हुकूमत का अहम फैसला आया है। मोटरसाइकिल चलाने वालों को फी लीटर 25 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। 26 जनवरी से रियासत में इस फैसले को लागू किया जाएगा। दोपही गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत। आपको इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतों के पेश नजर झारखंड हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया गया है, जहां मोटरसाइकिल चलाने वालों को फी लीटर 25 रुपया कम करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को 26 जनवरी से रियासत में लागू किया जाएगा। दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत। इस वक्त आपको दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के पेश नजर झारखंड ने इस फैसले को लिया है। 26 जनवरी से रियासत में ये फैसला लिया जाएगा। मोटरसाइकिल चलाने वालों को फी लीटर 25 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। निहायत ही अहम खबर। जैसा कि हम जानते थे कि इससे पहले कई मर्तबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा था, लेकिन अब झारखंड हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है, जहां 26 जनवरी से रियासत में इस फैसले को लागू किया जाएगा। फी लीटर 25 रुपए कम हो जाएंगे। झारखंड अवाम के लिए बड़ी राहत की खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों के पेश नजर झारखंड हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल दिन ब दिन हम देखते जा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन अब झारखंड हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। फी लीटर 25 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। झारखंड अवाम के लिए एक राहत की खबर आ रही है। दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए एक राहत की खबर है। उन्हें फी लीटर 25 रुपए कम देने पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। हमारे साथ हमारे नामा निगार अविनाश हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताइए कि अभी की जो एक अहम खबर आई है कि 25 रुपए कम कर दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। नहीं, देखिए, मैं यहाँ इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से राज्य के मुख्य जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार की आज दूसरी वर्षगांठ थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान सिर्फ पेट्रोल में 25 रुपए कम करने की बात कही है प्रति लीटर के हिसाब से, और ये भी स्पष्ट किया है कि वैसे लोगों के लिए ये फायदा मिलेगा जो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं जी। दूसरी बात, जो कागजात हैं जो उनके भाषण के जो प्रति है, उससे और एक बात जो स्पष्ट हो रही है, उसमें ये साफ तौर पर है कि वैसे लोग ही इसका लाभ ले पाएंगे जो राशन कार्ड धारी हैं। वो पेट्रोल पंप पर राशन कार्ड के तहत उसका जो नंबर होता है उसके तहत उनको पेट्रोल लेना होगा, और उसका जो पैसा जो सरकार कह रही है कि 25 रुपए कम मिलेंगे, देने होंगे, वो जो लाभुक हैं उनके बैंक खाते में सरकार भेजेगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी सरकार ने कोई नियमावली नहीं बनाई है। आज जो सरकारी समारोह था, उस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है और सबसे अंत में इसकी घोषणा की गई है। बहुत विस्तार से इसमें कोई बातें सरकार की तरफ से या तो अविनाश, इसका साफ मतलब है कि वहां पे पेट्रोल पंप पे उन्हें बराबर अपनी जो कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 25 रुपए उनके बैंक के खाते में जमा की जाएगी। जी जरूर। और जो मैं फिर से यहाँ कहना चाहूंगा कि जो उनके संबोधन के जो दस्तावेज हैं जो उपलब्ध कराए गए हैं मीडिया को, उसमें ये बातें अंकित हैं और उसी के आधार पर ये बात मैं अपने दर्शकों को ये बातें बता रहा हूँ। और अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम जो पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दर बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। और सिर्फ उन्होंने पेट्रोल का हवाला दिया है, इसमें कहीं से कोई डीजल का उल्लेख नहीं किया गया है। जी, ये बताइए कि आखिर ये दोपहिया वालों के लिए ही इस तरह की राहत क्यों दी गई है, चार पहिया वालों के लिए इस तरह की खबर क्यों नहीं है? उसके पीछे कोई खास मकसद?
तो देखिए, मुख्यमंत्री का ये तर्क था कि जो 4 पहिया वाहन से घूमने वाले जो लोग हैं वो धनवान लोग हैं, उनके जेब से अगर 50-100 रुपए निकल जाते हैं तो उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो 2 पहिया वाहन से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं, उनके लिए ये 50 और 100 रुपए महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की मंच से। अब लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि जो सरकार इसको लेकर नियमावली बनाएगी, क्योंकि सरकार ने एक समय लिया है। अगर आप देखें 26 जनवरी से इसे लागू करने की बात कही जा रही है, मतलब 26 जनवरी 2022 से। इस बीच सरकार को ये नियमावली बनानी होगी, ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर जो पेट्रोल पंप में जो लोग जाएंगे, जो लाभुक होंगे, वो कैसे पेट्रोल ले सकते हैं, जो वो पैसा देंगे वो कैसे बैक आएगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है कि बैंक उनके खाते में वापस पैसा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं कैसे होंगी और उसमें एक व्यक्ति को, लाभुक को क्या कुछ फुलफिल करना होगा, उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, ये सारी चीजें नियमावली बनने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, अब जैसा कि हम देखेंगे कि 26 जनवरी से रियासत में इस चीज को लागू किया जाएगा, किस अंदाज से लागू किया जाएगा और क्या क्या शराइत रखे जाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। धर्म संसद के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और जनवरी के पहले हफ्ते में जवाब देने की हिदायत दी है। साथ ही आज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली अक़लियती कमीशन ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने की अपील की और फिरका वारियत और फिरका वाराना अनासिर से लोगों को दूर रहने की सलाह दी। ये देश है, ये हमारा सबका देश है। इसमें कोई भी ऐसा आदमी बाहर का नहीं है और हमने सब के लिए ये देश सुरक्षित बनाना है, सबके लिए बराबरी का माहौल पैदा करना है और जो वो नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसकी पूर्ति के लिए हमने काम करना है। जहां भी किसी भाई को ये महसूस हो कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसके लिए ये हमारा कमीशन उसके हमेशा साथ खड़ा होता है और वी टेक द केस टू द एक्सट्रीम ट्रूथ। कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। अक्सर ये बात हो रही है और समाज में ये बात, इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो काफी बढ़ गया है, खासतौर से इस तरह धर्म संसद हुई। किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? मैं देश के अल्पसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिला रहा हूं कि इस देश के चंद लोग, मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से बात कर रहा हूं, कि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी के कहने से कोई हिंदू खतरे में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। और धर्म संसद में बैठे हुए लोगों में के जहर उगलने से इस देश के किसी अल्पसंख्यक की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। आप विश्वास करिए कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सरकार, भारत सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और ईमानदारी के साथ इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के हिसाब से चलाएगा। कानून के बाहर जाने की जिसने भी कोशिश करेगी, जो भी करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की तरक्की में, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। सवाल लगातार ये हो रहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये कई तरह की बातें हैं। कमीशन पर भी ये सवाल है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, कमीशन ने अपना काम बहुत बखूबी करा है। कमीशन का काम यह है कि अगर एफआईआर ना हो तो उसमें एफआईआर कराना, अगर सही धाराओं के तहत ना हो तो सही धाराएं कराना, रिपोर्ट तलब करना। हमने उसमें रिपोर्ट मंगाई है, 10 तारीख तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आवश्यक, और सुनिए, किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने कंप्लेंट नहीं दी। इकबाल सिंह लालपुरा चेयरमैन जी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें नोटिस जारी करा है और नोटिस जारी करने के बाद आपको ये विश्वास दिला रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मौके पर जाकर इसका मुआयना भी करेंगे, सब वीडियोस का निरीक्षण भी करेंगे, हर चीज करेंगे और इस मामले में जो भी कानूनी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होती होगी वो कार्रवाई होगी। एक सवाल ये भी था कि गुरुग्राम में जो कुछ होता रहा उसको लेकर के कमीशन चुप रहा, ये क्यों हुआ? नहीं, कमीशन चुप नहीं है। कमीशन ने उसमें जो है मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है।
मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत जल्द हम वहां पर जाएंगे, मौके पे दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। तोड़ने के नहीं, जोड़ने का काम कर रहा है कमीशन। तो ये जो आप जाने वाले हैं, ये कब जाएंगे और किस तरीके से कोई आप लोगों ने शेड्यूल किया है? आपको बता देंगे, इसी वीक जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वेबसाइट और उर्दू शायरों के नाम बदलने के मामले को तूल पकड़ता देखकर यूपीएचईएससी ने उर्दू शायरों के नाम दुरुस्त कर दिए हैं। अकबर अलाहाबादी को और तेग अलाहाबादी और राशिद अलाहाबादी के नाम के आगे से प्रयागराजी हटा दिया गया था। अदबी हलकों की तरफ से सख्त एतराज के बाद यूपीएचईएससी ने गलती को सुधारा। नांदेड़ के गाड़ीपुरा में 8 दिसंबर को हुए पथराव और कशीद की मामले में गिरफ्तार सभी मुलजमीन की जमानत मंजूर हो गई है। इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 13 मुस्लिम नौजवानों के अलावा 2 गैर मुस्लिम नौजवान मुलजमीन को भी गिरफ्तार किया था। 22 दिनों बाद नांदेड़ के सेशन कोर्ट में जब ये मामला समाअत के लिए आया तो अदालत ने सरकारी वकील और वकील दिफा की बातें सुनी और मुलजमीन की जमानत के बारे में दाखिल की गई दरख्वास्त जमानत को कबूल करते हुए 25-25 हजार रुपए के जाती मुचलके पर तमाम मुलजमीन को जमानत पर रिहा करने के अहकाम दिए। मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एमआईएम के साबिक रियासती सदर सईद मोइन और उनकी टीम की जानिब से एडवोकेट अरदीबुद्दीन तहवार पठान और एडवोकेट प्रडकर की खिदमत हासिल की थी। अदालत से जमानत मंजूर होने पर मुतासरा अफराद में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मुलजमीन के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार उन्हें मिलने के लिए आज अदालत में पहुंचे थे। पिछले 22 दिनों से ये लोग कैदोबंद की सोबतें झेल रहे थे। इनकी गिरफ्तारियों से रिश्तेदारों में बेचैनी का माहौल था और उनकी रिहाई के लिए बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। आज अदालत की जानिब से जमानत की मंजूरी के बारे में दिए गए फैसले से मुलजमीन को काफी राहत मिली है। सेशन कोर्ट में बेल लगाई थी और आज दोनों फरीकैन की बहस सुनने के बाद सेशन जज ने दोनों फरीकैन को 25 हज़ार के ज़ाती मुशक्के और ज़मानत पर छोड़ने का रिहाई का ऑर्डर किया है और हमने ज़मानत आज फर्निश कर दी है। इंशाअल्लाह तमाम दोनों भी केस के दोनों भी फरीकैन के जितने भी आरोपी थे वो आज छूट जाएंगे। मुस्लिम समाज के नौजवान जो अंदर हुए थे उनको ये एडवोकेट परकर साहब, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, एडवोकेट तोहर पठान की एक वफद की शक्ल में यहाँ पे कोर्ट में उनकी पैरवी के लिए लगाया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नौजवानों की रिहाई अमल में आई। और हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि दूसरे फरीकैन को जो अभी तक नहीं उठाया गया है, जल्द से जल्द उन्हें भी उठाकर न्याय की जो प्रक्रिया है उसको मुकम्मल किया जाए। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और रैकेट की जानिब से एक अनोखी कोशिश की गई है। उत्तराखंड में दरियाओं के एक ग्रुप को तैयार किया जाएगा जो अब तक इंसानों के रोजमर्रा जिंदगी से बहुत दूर है। हर जगह तहफ्फुज की बात हो रही है, लेकिन इस कोशिश में चंद दरियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is
for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterities. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। तालीम के हुसूल और तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करने में माहौल का बड़ा किरदार होता है। मुस्लिम माशरे में तलबा के लिए साजगार तालीमी माहौल नहीं होने के सबब उनकी तमाम सहूलियातें जंग आलूदा हो जाती हैं। इन ख्यालात का इजहार इकबाल लाइब्रेरी के ज़ेर एहतिमाम भोपाल में मुनक़दा प्रोग्राम में दानिश्वरों ने किया। पेश है भोपाल से ये खास रिपोर्ट। हमारे माशरे में हर बात के लिए माहौल का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन जब तलबा को तालीमी माहौल फराहम करने की बात होती है तो वहाँ पर अदम तवज्जुही का मुजाहरा किया जाता है। तालीमी माहौल नहीं मिलने के सबब न सिर्फ तलबा की सलाहियत मुतासर होती है, बल्कि सलाहियतें होने के बावजूद वो किसी मंजिल पर नहीं पहुँच पाते। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा मुज़ाकरे में माहिरीन तालीम ने समाज की तालीमी तरक्की और उन्हें मुकाबला जाती इम्तहान से जोड़ने के लिए साजगार तालीमी माहौल फराहम करने पर जोर दिया। बच्चों की एजुकेशन में माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसमें घरेलू माहौल भी एक हिस्सा रखता है और दूसरा हिस्सा उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है। और उस माहौल में बच्चे की तरबियत के लिए जिन जिन पहलुओं को ध्यान दिया जाता है उन चीज़ों की भी बहुत अहमियत है। सिर्फ वन डायरेक्शनल एजुकेशन जो है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नहीं होती है। हमारी एजुकेशन जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए कि कैरियर ओरिएंटेड भी चीज़ें बच्चे हासिल करें। कौम की जितनी भी लड़कियां हैं या किसी भी जगह की लड़कियां हैं उनको खुद में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, चाहे नौकरी करें या ना करें, कम से कम वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम खुद बैठ के दे सकती हैं। जैसा का माहौल होता है, सच्ची बात तो यह है कि आदमी उसके असरात दूर तक जाते हैं। बचपन में जो कुछ उसने सीख लिया है और जिस माहौल में वो रहा है, गुजरा है, उसको छोड़ना आसान नहीं होता। कोई कितनी कोशिश कर ले लेकिन उसको ये पॉलिश करना पड़ता है फिर। और कुछ लोग ऐसे माहौल से भी आते हैं कि जिनको ज़्यादा पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन उसके ज़रिए से अब जो तालीम का नया रिवाज है तो वो स्कूलों के अंदर भी वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। निसाब का हिस्सा ये बन गया है। इस तरीके से उसकी अहमियत का अंदाज़ा अब आम तौर पर हो गया है और सभी निसाब के अंदर भी निसाब का भी हिस्सा बन गया है। भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम माहौल के ज़रिए तालीम के उन्वान से मुनक़दा मुज़ाकरे में दानिश्वरों ने जहां घर के माहौल के साथ समाज में तालीमी माहौल बनाने पर जोर दिया, वहीं ख़वातीन की खुसूसी तालीम पर भी तवज्जो मरकूज़ की। माहिरीन का मानना है कि मुस्लिम माशरे में माहौल नहीं मिलने के सबब ही सलाहियतें दम तोड़ रही हैं। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद महमूद की किताब माहौल के ज़रिए तालीम और नुक़ूश-ए-मानी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। यहाँ के मकामी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या स्कूल जो हैं वो भी इस पर जोर दे रहे हैं कि माहौलियाती तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। तो ये किताब खालिद महमूद साहब और उनकी अहलिया तस्लीम फातिमा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज हम इसी मानी के सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ जमा हुए हैं और चाहते हैं ये हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी कायम रहे। माहौल जो है वो अच्छी तालीम के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% माहौल उसमें असरअंदाज होता है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दी इजाज़त। आदाब।